So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to continue with the chapter of director and hopefully we will complete and conclude this chapter today itself. The topic that we are going to start today is section 170 plus 171. Now this talks about the register of directors. Now this topic is not very important in terms of examination, but this topic is very important in terms of your career. Okay, so you have to understand this. When we talk about director, here KMP also comes in, and also who can inspect this. Okay, inspection rights of the members. Inspection, for example, there is a register of the directors. Now what are the things that are written in the register of directors? We will discuss this further right now, but who can inspect it? Who can inspect the register of directors? Who can come up and inspect? Obviously members can. So these are the two sections that we are going to do today. Okay, let's start with it. Number one. Now, section 170 talks about the register of director plus the KMP. Okay, what are the things that are mentioned? Where do we keep this register? Number one point is, इस रजिस्टर को हम लोग रखते हैं at the registered office. Now every company has its own registered office. तो वहां पे उस कंपनी का register of directors plus KMP जो है वो वहां पे रखा जाता है. Is that clear? Now what are the things that are mentioned over there? B. Things that are mentioned in the register. The very important point is shareholding details. बताओ क्या? Shareholding details. ठीक है, shareholding details मतलब कितने शेयर होल्डिंग उन्होंने हेल्ड करके रखा है. शेयर डिटेल्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी के कोई होल्डिंग है तो उस होल्डिंग का, अगर कंपनी का कोई सब्सिडियरी है तो वो भी. ठीक है, अगर कंपनी का कोई एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, तो इनके डिटेल्स भी, इनमें कितना तुमने शेयर हेल्ड करके रखा, ये सारा डिटेल्स आपको देना होता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, सी रिटर्न फाइल होता है आरओसी के पास. अंडरस्टूड? आफ्टर द अपॉइंटमेंट, है ना, डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे, केएमपी को अपॉइंट करेंगे, ये सारा जो डिटेल है, ये डिटेल जाएगा ई फॉर्म में DIR 12. याद रखना किसके पास जाता है यार? आरओसी के पास जाता है. इट्स वेरी सिंपल. आरओसी के पास जाता है कितने दिन के अंदर? आरओसी ऑफ अपॉइंटमेंट. किसका अपॉइंटमेंट? ये डायरेक्टर केएमपी का अपॉइंटमेंट हो रहा है ना. ऑफ अपॉइंटमेंट within 30 days or within 30 days. अब देखो, एक तो स्टार्टिंग में जाएगा. मैंने आज किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, तो उसका शेयर होल्डिंग हो सकता है 2%, 3%, 4%, जो भी शेयर होल्डिंग हो, कितना भी उसने शेयर खरीद रखा हो. एक तो स्टार्टिंग में, और एक बार तो स्टार्टिंग में आप DIR 12 फाइल करोगे आरओसी के पास. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर के लाइफ टाइम में ये जो है ना, ये आंकड़ा जो है ये चेंज हो. तो जब चेंज होगा ये आंकड़ा, डायरेक्टर बताएगा अपने कंपनी को, एंड कंपनी बताएगा आरओसी को कि भैया डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग चेंज हो चुका है. ठीक है, within 30 days of any change of appointment, and इस यहाँ पे लिख देते and within 30 days of any change. Is that clear? अच्छा, अपॉइंटमेंट
अगर मैंने अपॉइंट किया किसी को तो उसका डिटेल भी 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को देना होता है, ठीक है ना। ई फॉर्म DIR-12 टू आरओसी, यहाँ पे लिख दो विथिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। एक तो हो गया 30 डेज, विथिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा हो गया विथिन 30 डेज ऑफ एनी चेंज। अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो भी आपको बताना है। इज दैट क्लियर दोस्तों? ठीक है, ओके। एग्जेम्पशन है यहाँ पे, एग्जेम्पशन है किन के लिए बताओ? गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, ठीक है। इफ द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए यहाँ पे। एंड एग्जेम्पशन किन के लिए है? गवर्नमेंट कंपनीज एंड IFSC, ठीक है। IFSC पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, प्राइवेट कंपनीज, इनके लिए भी जो है एग्जेम्पशन है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है कि उनको फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहता है। सेक्शन 170 अप्लाई नहीं होता गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। लेकिन जो स्पेसिफाइड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 170 डज नॉट अप्लाई। लेकिन जो ये है ना IFSC पब्लिक कंपनी, IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इसका जो टाइम लिमिट है, सिर्फ टाइम लिमिट में एग्जेम्पशन है। टाइम लिमिट is 60 days is extended to 60 days। बाकी पूरा सेम है, मतलब यहाँ पे जो 30 डेज का था ना, ये यहाँ पे 60 डेज है, बस इतना ही एग्जेम्पशन है इनके लिए। इज दैट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 171, दैट इज द मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, ठीक है। सेक्शन 171, मेंबर्स right to inspect. When we talk about members right to inspect, obviously ये open for inspection रहेगा during business hours, ठीक है। open for inspection during business आवर्स, ठीक है। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स उनको ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी मेंबर जाके देख सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉपी ले सकता है क्या मेंबर? मतलब इस रजिस्टर का कॉपी ले सकता है? यस, कॉपीज कैन बी टेकन, कॉपीज कैन बी टेकन, कॉपीज ले सकता है। अब कंपनी प्रोवाइड करेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखियो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 30 डेज। कंपनी का लाइबिलिटी रहता है 30 डेज के अंदर अंदर को दे दे। समझ में आ रहा है? दूसरा है कि एजीएम के दौरान, एजीएम के दौरान भी ये ओपन रहता है, ठीक है। एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में ये ओपन रहता है, डेस्क के सामने रहता है, कोई भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये एजीएम इसको कैसे लिखूं मैं बताता हूँ यार, टेंशन ना लो। देखो आपको लिखने में, लिखते कैसे हैं आपको ये पता चलेगा ना। ओके, एक्सेस इन या फिर एट AGM इज गिवन टू इंस्पेक्ट, ठीक है। AGM के दौरान भी इंस्पेक्शन हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। देखो, इफ कॉपी is not provided, तो क्या हो जाता है? कॉपी अगर प्रोवाइड ना करे तो अगर कॉपीज प्रोवाइड ना करे तो ROC जो है वो कंप्लेंट कर दो, ड्रॉप कंप्लेंट टू ROC। ठीक है, ड्रॉप कंप्लेंट टू ROC। तो समझ में है ना, ड्रॉप कंप्लेंट टू ROC जो है इमीडिएट सप्लाई के लिए बोल देगा। ROC विल डायरेक्ट
डायरेक्ट कंपनी टू सप्लाई। समझ में आ रहा है? वो डायरेक्शन देगा कंपनी को, क्या है समझ में आ रहा है? समझ में? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, याद आ रहा है? अच्छा, ये 100% गवर्नमेंट कंपनीज होना चाहिए, ठीक है? यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, मैं भूल गया यहाँ पे लिखवाने के लिए। 100% गवर्नमेंट कंपनी, याद रखियो। 100% गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है जिसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट का है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 100% गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट कंपनीज अपने अपने बुक्स को नहीं दिखाएंगे, किनको? मेंबर्स को, क्योंकि 100% है ना गवर्नमेंट कंपनी, पूरा का पूरा स्टेक जो है गवर्नमेंट कंपनी का ही है। तो ये 100% गवर्नमेंट कंपनी, समझ में आता है ना? जब मैं कहता हूँ कि 100% गवर्नमेंट कंपनी, इसका मतलब ये होता है कि पूरा होल्डिंग गवर्नमेंट ही होल्ड करके रखा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो 171 का एग्जेम्पशन है ना, यहाँ पे 170 का जो एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, ये हमारे GAMPTI1 एग्जेम्पशन टू 171 का के लिए भी एग्जेम्पशन है टू गवर्नमेंट कंपनी। 100% गवर्नमेंट कंपनी लिखवा देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। 100% गवर्नमेंट कंपनी, इज दैट क्लियर? ये मैंने एग्जेम्पशन भी लिखवा दिया आपको, ठीक है? ये एक एग्जेम्पशन है यहाँ पे, बस एक ही एग्जेम्पशन है इसका, ठीक है? अब मैं बताऊंगा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स के बारे में हम लोग देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है जो कि है लोन टू डायरेक्टर्स, ठीक है? वो बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेक्शन 184, जिसको कहा जाता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ठीक है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझना है। एक होता है जनरल डिस्क्लोजर, दूसरा होता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। एक होता है, देखो 184 सबसेक्शन 1 बात करता है फॉर जनरल डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर, एंड उसी तरफ 184 सबसेक्शन 2 बात करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का, जनरल डिस्क्लोजर एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर के का मतलब क्या होता है कि देखो, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मैं समझा देता हूँ, जनरल तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अगर लोग किसी कंपनी के साथ, मेरा कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ डील करना चाहता है, ठीक है, दे वांट टू डील विद दैट कंपनी। अब अगर मेरे कंपनी का डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है उस दूसरे कंपनी में, तो उसको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर कहा जाता है। तो उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले डायरेक्टर को बताना है कि मेरा तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर ने उस कंपनी के शेयर खरीद के रखा है, यही बात है। समझ में आ रहा है ना? ओके। अब ये जो शेयर खरीद के रखा है, छोटा मोटा शेयर खरीद के रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ 2% से ज़्यादा अगर तुमने शेयर खरीद के रखा है, 2% उस कंपनी के टोटल शेयर होल्डिंग से 2% से ज़्यादा तुमने शेयर होल्ड करके रखा है, तब जाके दिक्कत हो जाता है। इसलिए तब जाके तुमको डिस्क्लोजर देना होता है, वरना तो डायरेक्टर हर दिन कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदता ही रहता है। 2% छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 2% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इज दैट क्लियर? इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। सबसे पहले हम लोग जनरल डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल चीज़ है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, इन वॉट एवर बोर्ड मीटिंग दे आर पार्टिसिपेटिंग, द फर्स्ट वेरी बोर्ड मीटिंग, ठीक है, दे हैव टू डिस्क्लोज, जनरल डिस्क्लोजर देना होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद ये तो इसके लाइफ का, जिंदगी का सबसे पहला बोर्ड मीटिंग है उस कंपनी में, तो वो डिस्क्लोजर दे रहा है। दूसरा डिस्क्लोजर वो देगा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, है ना, हर साल जो पहला बोर्ड मीटिंग आएगा उसमें वो बताएगा। फिर है व्हेन एवर चेंज, व्हेन एवर कोई चेंज आ जाए उसकी शेयर होल्डिंग में, ठीक है, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि शेयर होल्ड कर रखा है, कोई चेंज आ रहा है,
ठीक है ना, उसमें पकड़ो 3% 1% हो चुका है या फिर 3% 4% हो चुका है, तो कोई भी चेंज हो रहा है शेयर होल्डिंग में तो वो बताएगा कि भैया भैया मेरा ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, गॉट इट? ठीक है, ओके. हाउ? नाउ देखो कैसे बताता है वो, इसका फॉर्म आता है. कौन से फॉर्म में बताएगा वो ये सारा चीज? फॉर्म आता है हमारा MPP1. इसको याद कर लेना है फॉर्म को. ठीक, सिंपल. अब आते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्लोजर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग. स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्लोजर देखो बहुत सिंपल है. नंबर 1 देखो, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्लोजर का मतलब मैंने तुमको समझा दिया कि कंपनी के लाइफ में कंपनी बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करता है, बहुत सारे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसका कोई इंटरेस्ट है उसको बताना होता है. सिंपल, इतना समझ में आ रहा है? अब समझो, कोई भी बोर्ड मीटिंग हो रहा है. क्या हो रहा है? बोर्ड मीटिंग हो रहा है जहां पे वेयर वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है ना, कोई भी बोर्ड मीटिंग, मैंने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाया. अब उसी बोर्ड मीटिंग में तुमको बता देना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, भैया मेरा तो इंटरेस्ट है उसमें. क्या ये समझ में आ रहा है? बस ये याद रखो, सिंपल. ठीक है, इतना याद रखा है, एक ही पॉइंट है इसका और कुछ नहीं है. अब सुनो, अब ये जो इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? क्योंकि देखो, मैं शायद एक डायरेक्टर जो है 100,000 कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हूँ, है ना. छोटे मोटे इंटरेस्ट, अगर छोटे मोटे शेयर होल्डिंग अगर तुमने होल्ड करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर 2% से ज़्यादा, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट में आपका कोई इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बताना कितना कितना होल्ड कर रखा है. होल्ड्स मोर देन 2% शेयर होल्डिंग. अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंपनी ए, तुम्हारा कंपनी है बी. मेरे कंपनी में झंडू बंडू मंडू ये है डायरेक्टर्स. ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर्स है, ये इन कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. अब पकड़ लो, मेरे यहाँ पे जो एक डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है. कितना कर रखा है? 2% से ज़्यादा अगर तुमने इन्वेस्ट कर रखा है, 2% से ज़्यादा, याद रखना, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 2%, इट इज़ ऑलवेज मोर देन 2% अगर आपका शेयर होल्डिंग है. 2% किस चीज़ का? इस कंपनी का टोटल शेयर होल्डिंग जो है ना, उसका 2% अगर उसने 2% से ज़्यादा अगर उसको होल्ड करके रखा है तो उसको बताना होता है. ठीक है, तुमको बताना होता है. 2% से ज़्यादा, ये समझ में आ चुका है. तुमको डिस्क्लोज करना होता है, इसको डिस्क्लोज करना होता है कि भैया हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इस कंपनी में, मैं बता दे रहा हूँ पहले से. ठीक है, 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट है, यही बात तुमको बताना होता है. ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट. ठीक है, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, अब एक डायरेक्टर बाकी की कंपनीज में भी 20 कंपनी में डायरेक्टर बन के रह सकता है. प्राइवेट 20, पब्लिक 10, है ना, वो थ्रेशोल्ड याद है ना, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. ठीक है, तो अगर तुमने शेयर होल्डिंग नहीं रखा है तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम दूसरे कंपनी, मतलब ये बी वाले कंपनी में तुम एक प्रोमोटर हो, तुम खुद एक प्रोमोटर हो उस कंपनी में, या फिर उस कंपनी का तुम मैनेजर हो, या फिर इस कंपनी का सीईओ हो. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? या फिर तुम उस कंपनी का डायरेक्टर हो, तो तुमको बताना होगा. क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ. समझ में आ रहा है? ओके. ये हो गया एक, तो बॉडी कॉर्पोरेट का बताती है. अब बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस रहते हैं? फर्म रहता है, एंटिटी रहता है. ठीक है, तो डायरेक्टर जो है तुम्हारे ए वाले कंपनी, मतलब ए वाले कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर इज अ पार्टनर. फर्म में क्या रहता है? पार्टनर्स रहते हैं ना. पार्टनर है, या फिर ओनर है, या फिर मेंबर है,
इसका, ये बी वाले फर्म का, समझ में, इस बी वाले फर्म का। तो ये सारा डिस्क्लोजर आपको करना होता है, समझ में। अब सुनो, होता क्या है, होता ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी दूसरे कंपनी में है, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। सिंपल बात ये है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको हम लोग उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे वोटिंग वगैरह होगा, उसमें तुमको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो इंटरेस्ट है, इसलिए तुमको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे हम लोग, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग होगा ना, उसमें तुमको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। शायद तुम अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी डिसीजन दे दो, कुछ भी है ना, सपोर्ट करो तुम। सिंपल बात है। द इंटरेस्टेड, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम सीधा कुर्सी से उठ के निकल जाओगे, बोलोगे भैया मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं तो यहाँ पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो बायस हो सकता हूँ, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे हो आप लोग करो, मैं जो हूँ इसमें मैं नहीं गिरने वाला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं बायस हो सकता हूँ, इसलिए मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे को घर जाना है, ठीक है। फिर देखो, द इंटरेस्टेड, ये गोल्डन रूल है, इसको याद रखना। इस पॉइंट पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। द इंटरेस्टेड director, the interested director shall not participate, shall not participate, ठीक है, shall not participate in the meeting। इसमें पूरा मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। shall not participate in the meeting, आगे देखो खत्म नहीं होता। in the meeting where the contract is being discussed, where the contract is discussed, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो बायस हो सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। सेकंड, जो जिस पार्टी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसका कोई इंटरेस्ट हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब पकड़ लो, ऐसा एक कंडीशन सोच लो कि कंपनी ए, कंपनी बी, ये है डायरेक्टर्स जाटू पाटू माटू, ठीक है। ये सारे डायरेक्टर्स जो है, ये आंडू पांडू मांडू जो है, ये भी डायरेक्टर्स है, ठीक है। अब ड्यूरिंग ये जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे, तब किसी का इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं था। ये मेरे कंपनी का कोई भी डायरेक्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना। इंटरेस्टेड नहीं थे मतलब कोई शेयर होल्डिंग नहीं था। लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पकड़ लो, कोई एक डायरेक्टर ने शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, तो आपको बताना होता है या आंसर है यस। समझ में आ रहा है? इफ दे वेर नॉट इंटरेस्टेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बट बिकम इंटरेस्टेड लेटर, दे मस्ट डिस्क्लोज इट, ठीक है। लेटर इंटरेस्टेड, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। लेटर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शैल डिस्क्लोज, CLOS, डिस्क्लोज। समझ में आ रहा है? शैल डिस्क्लोज। लेटर इंटरेस्टेड, लेटर क्यों लिखा तुमको पता है? क्योंकि पहले वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेटर वो उनको इंटरेस्ट आया। समझ में आ रहा है? लेटर जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है उनको बताना होता है इन द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर बिकमिंग इंटरेस्टेड, ठीक है। मतलब शेयर खरीदने के बाद जब पहला मीटिंग होगा तब तुमको बता देना मैंने तो खरीद लिया है इस कंपनी का शेयर्स। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम कर लो विदाउट डिस्क्लोजर, एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड विदाउट डायरेक्टर का डिस्क्लोजर इज वॉइड। इसको याद रखना, इज वॉइड। क्या है, समझे? ये वॉइड रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इज वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में कंपनी को डिसाइड, शेयर होल्डर्स डिसाइड करेगा कि इसको वॉइड करना है कि नहीं, वॉइड कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग रेटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर कंपनी की हित में ना हो, कंपनी के बेनिफिट के लिए ना हो ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसके कारणवश कुछ ना कुछ हो ही सकता है, तो जो है इसको वॉइड हम लोग घोषित कर देंगे। क्या है, समझ में आ रहा है?
इसको मैं लिख देता हूँ सो द एग्जामिनेशन में कोई याद रहे, क्योंकि जो है घुमा पिचा के जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है। एट द एंड इज वॉइड एट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो अगर तुमको एग्जामिनेशन में सिंपल ये पूछे कि डायरेक्टर ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड है? तो तुमको ये चिपकाना है, ये लाइन चिपकाना है, इट इज ओनली वॉइड एट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के हित में हो वॉइड करना तो उसको वॉइड कर देते हैं। वॉइड मतलब कैंसिल करना उस कॉन्ट्रैक्ट को। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके गॉट इट। इसका मैं पेनल्टी लिखवा देता हूँ। अगर तुमने डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिया है तो तुमको कितना जुर्माना भरा जा सकता है, कॉन्ट्रावीन किया इसको, ठीक है ना। ओके तो 1 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है, 1 लाख उस डायरेक्टर के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर जो है अपना इंटरेस्ट, ये प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है, ये मैं रैंडमली तुमको बता रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। प्राइवेट कंपनी में अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है किसी दूसरे कंपनी में तो तुमको डिस्क्लोजर देना होता है। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं पता है? डायरेक्टर्स डिस्क्लोजर देने के बाद वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पब्लिक कंपनी में पता है अपने को डायरेक्टर डिस्क्लोजर करने के बाद वो उठ के चला जाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट, है ना। लेकिन प्राइवेट कंपनी में पार्टिसिपेट हो सकता है। इसको याद रखो, नॉर्मली याद रखो, दिमाग में रखो। क्या ये समझ में आ रहा है? गॉट इट। इतना याद रखो, काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके 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 ओके, यहाँ तक आई थिंक इट इज़ ऑल डन एंड डस्टेड आई गेस। तो अपने पास स्पेस है तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको करके। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। वो सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स, ठीक है, बहुत बवाल टॉपिक आ रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान लगा के करना है, ठीक है। यह सेक्शन दोस्तों 185 दैट इज लोन टू डायरेक्टर, ठीक है, लोन टू डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ का लैंग्वेज जो है आपको जानना है, ठीक है, कंपनी लॉ का लैंग्वेज जो है वो आपको जानना है। अंडरस्टूड। कंपनी लॉ में सबसेक्शन 1 में क्या बता दिए पता है? 185 सबसेक्शन 1 में क्या बता दिए? बोले कि स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। क्या बोले? स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। अब मैंने ये 2 वर्ड में कंप्लीट कर दिया, तुम ये लंबा लिख सकते हो। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, गिव एनी गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन टू अ लोन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग or any partner or relative of directors, any firm in which such director or relative is a partner। ऐसे करके लिखना है। सर ये ऐसे याद कैसे रहेगा सर? तो मैं लिखवा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। देखो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है किस चीज़ का? कोई भी किसी प्रकार का इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट एडवांस एनी लोन, मतलब लोन देना, एडवांस एनी लोन, एडवांस एनी लोन। लोन से रिलेटेड सिर्फ लोन देना ही नहीं होता है, जैसे कि गारंटी देना। अगर गारंटी तेरे को पता है ना कि तू पेमेंट नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा, तो इस प्रकार का गारंटी देना, या फिर सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी मतलब कोई दूसरा कोई कंपनी है जो लोन दे रहा है, ठीक है, कंपनी को, एंड तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रोवाइड मतलब देखो, ये हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर, तो ये है तुम्हारा कंपनी। तो डायरेक्टर कंपनी से लोन नहीं ले रहा है, डायरेक्टर किसी दूसरे बैंक से ले रहा है लोन, ठीक है। अब उस लोन से रिलेटेड जो है ना, गारंटी होता है, सिक्योरिटी होता है। गारंटी का मतलब ये होता है कंपनी कहना कि ये डायरेक्टर अगर फेल हो गया लोन रीपेमेंट में तो कंपनी पेमेंट कर देगा। सिक्योरिटी का मतलब इस लोन से रिलेटेड, लोन को लेने के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए होता है वो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टर को। तो ये सब कुछ मना है। कंपनी अपने डायरेक्टर को ना तो डायरेक्ट लोन दे सकता है, ना तो गारंटी दे सकता है, ना तो सिक्योरिटी दे सकता है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, किस किस को नहीं दे सकता है?
ठीक है, सिक्योरिटी टू हुम, टू, अब देखो ए, पहला है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बहुत चालाक होते हैं, कहते कि एक काम करते, मेरे को लोन मत दो, मेरे पार्टनर को दे दो लोन। तो पार्टनर को भी मना है, पार्टनर को भी लोन नहीं दे सकते। तो डायरेक्टर फिर से चालाकी किया, डायरेक्टर ने कहा तो मेरे रिलेटिव को दे दो यार कंपनी लोन। तो यहाँ पे मना कर दिया कंपनी लॉ में कि रिलेटिव को भी हम लोग लोन देने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है। दूसरा, ऐसे किसी फर्म को लोन नहीं देंगे, ऐसे किसी फर्म को लोन नहीं देंगे, ठीक है, जहां पे वो डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव इज अ पार्टनर, इज अ पार्टनर। क्या ये समझ में आ रहा है? इज अ पार्टनर, ऐसे लोन नहीं देंगे जहां पे डायरेक्टर जो है इज ए पार्टनर। इज दैट क्लियर? गॉट इट दोस्तों, गॉट इट दोस्तों, गॉट इट। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया। अब सुनो अच्छे से। अच्छा, इसका एग्जाम्पशन भी है, मतलब दो लोन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या बताए कि लोन नहीं दे सकते, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन बता दिए, ठीक है। अब डायरेक्टली सबसेक्शन 2 जो है ना, 2 में एग्जाम्पशन के बारे में बात नहीं होता है। यहाँ पे बात होता है अभी भी किनको किनको मना है वो वाला चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया सबसेक्शन 2 में लोन टू पर्सन in whom director is interested. Director is interested. A company can give loan, guarantee, security to a person in whom director is interested only if, दो condition मैं बता देता हूँ, can give, only if, can give loan, guarantee, सिक्योरिटी ओनली इफ ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो। नंबर 1 कंडीशन है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करता है? मेंबर्स पास करेंगे ना, मेंबर्स डिसाइड करेंगे अपने डायरेक्टर किसी भी पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट है तो उसको लोन देना है कि नहीं देना है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, गॉट इट? हाँ जी, ओके। दूसरा, जो लोन दिया जा रहा है वो प्रिंसिपल बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पास्ड इन अ जनरल मीटिंग, क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और इस स्पेशल रेजोल्यूशन, जब भी हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, हम लोग क्या अटैच करते हैं? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करते हैं, वो नोटिस में हम लोगों ने कर रखा है, तो उसमें पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि क्यों दिया जा रहा है, फुल पर्टिकुलर्स, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑल, अंडरस्टूड। एंड जो पैसा दिया जा रहा है वो प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होना चाहिए। पकड़ लो, डायरेक्टर जो है किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको लोन दिया जा रहा है। अब अगर लोन दिया जा रहा है तो उस कंपनी को लोन देने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद देखा जाए कि कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए जकूजी खरीद ली है, ठीक है, ये वाला चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस भी पर्सन को तुम लोन दे रहे हो वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस में उसको यूटिलाइज करना है, ये चीज़ लिखा है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब जब हम लोग पर्सन कहते हैं ना, तुमको ऐसा डाउट आता है पर्सन मतलब कि इंसान पर्सन के डेफिनेशन में दोस्तों कौन कौन आता है बता देता हूँ मैं, सो दैट तुमको कंफ्यूजन ना हो जिंदगी में। देखो, तुम कहीं से भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मेरे यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं है। पर्सन का मतलब होता है कोई प्राइवेट कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट में सारे कंपनीज आ जाते हैं। तुमको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे कंपनीज नहीं लिखा, मतलब कंपनीज आ रहा बॉडी कॉर्पोरेट। अगर तुम कंपनी हो तो तुम एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। एक बॉडी कॉर्पोरेट पहले बना जाता है, उसके बाद बना जाता है कंपनी। जैसे तुम लोग पोकेमोन वगैरह नहीं देखते थे बचपन में, पहले बनता है तुम्हारा वो क्या कहते हैं इसको,
पिकाचू, उसके बाद बनता है तुम्हारा राइचू। समझ में आ रहा है? तो ये इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट होना होता है, उसके बाद जाके वो कंपनी बनता है, ठीक है ना। यू आर नॉट ए कंपनी विदाउट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में दोनों आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया, सिर्फ ये इतना लिख देने से कंप्लीट नहीं है, तुमको समझ लेना इस चीज़ को कि पर्सन मतलब एक प्राइवेट कंपनी जहाँ पे अपना जो डायरेक्टर है ना, वो उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है और मेंबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब मैं इंसान कहता हूँ, पर्सन कहता हूँ, तो ये वो सारे कंपनीज ही होते हैं, प्राइवेट कंपनीज हो जाए, बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज दे आर नॉट अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन तो है ना, क्योंकि हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में इनको एज अ पर्सन लेते हैं। अंडरस्टूड ना? तो अगर हमारे कंपनी का, हमारा कंपनी ए है, इसका जो डायरेक्टर है, इसका कोई इंटरेस्ट है किसमें, इस पर्सन में। पर्सन मतलब प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्ट है, मतलब प्राइवेट कंपनी या में ये डायरेक्टर या तो डायरेक्टर बन के बैठा है या फिर इस प्राइवेट कंपनी में वो मेंबर है, तो इसी से इंटरेस्ट आता है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट मतलब किसी प्रकार का, मॉनेटरी भी हो सकता है या फिर वहाँ पे वो काम कर रहा हो। ठीक। बॉडी कॉर्पोरेट जब हम लोग कहते हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीज़ है। बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीज़ है। पहला है वेयर मोर देन या फिर इक्वल्स टू 25% वोटिंग पावर एक्सरसाइज हो रहा हो, उससे वोटिंग पावर एक्सरसाइज हो रहा हो बाय डायरेक्टर। ठीक है, कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे 25% वोटिंग पावर, ये हमारा कंपनी का जो डायरेक्टर 30 मार्क है दोस्तों, ये डायरेक्टर 25% वोटिंग पावर जो है लेकर बैठा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट में। तो समझ में आ रहा है ना? इनको हम लोग दे सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हो सकता है बोर्ड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं हम लोग इसको। मैनेजर आर accustomed to act on director's instruction। ठीक है, आर accustomed to act on director instruction। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डायरेक्टर है, हमारे कंपनी ए कंपनी का जो डायरेक्टर है 30 मार्क का, इसके इशारों पे नाचता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का जो डायरेक्टर होगा या फिर उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर मैनेजर होगा, ये हमारे कंपनी का जो डायरेक्टर है इसके इशारे पे, इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। ठीक है। तो अगर तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट है उस उनमें। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त जो है तुम्हारा ये पर्सन के डेफिनेशन में आ जाता है। अंडरस्टूड? बॉडी कॉर्पोरेट का दो एंड प्राइवेट का एक। तुमको समझ में, ये याद रख लेना, दिमाग में बिठा के रख लेना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे तो हम लोग पढ़ रहे थे लोन टू पर्सन टू होम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है किसी पर्सन में तो वो लोन दिया जा सकता है। अब इंटरेस्टेड पर्सन का डेफिनेशन मैंने तुमको यहाँ पे समझा दिया है, याद रख लियो इसको, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिशन के ऊपर, जहाँ पे लोन अलाउड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब लोन इज अलाउड, ये है सबसेक्शन 3, बहुत बवाल सबसेक्शन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिशंस, द एग्जामिशन, दी एग्जामिशन मतलब लोन आर अलाउड, लोन्स आर अलाउड। ठीक है, देखो ये जो हमारा सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 है, डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे लिख दो 2, ये अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, नंबर 1। अब इसके ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, कंडीशन है। सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉयज, सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल, मतलब देखो
हमारा ये कंपनी है ए लिमिटेड, इसका जो डायरेक्टर है फॉर लो नाम है सिड, इसको चाहिए लोन। क्या ये कंपनी इसी के डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है? ऊपर में सबसे पहले ऊपर में बोले स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं दे सकते। ना तो हम लोग सिड को दे सकते, ना तो इसकी वाइफ को दे सकते, ना ही उनके रिलेटिव्स को दे सकते, किन्हीं को नहीं दे सकते। लेकिन एग्जाम्पशन में क्या बताए, बोले कि दे सकते हो कि डायरेक्टर अगर तुम्हारा मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दे सकते हो उनको, प्रोवाइडेड दैट जो फैसिलिटी तुम दे रहे हो, सर्विस तुम दे रहे हो, वो ये लोन देने का सर्विस, ये जो लोन देने का सर्विस तुम दे रहे हो, ये लोन देने का सर्विस सारे ही एम्प्लॉयज़ पे लागू है, ऑल एम्प्लॉयज़। मतलब कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ है सभी को लोन दिया जा सकता है। ये सर्विस ही तुमने रख दिया लोन देने का कि हाँ हम अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को लोन देंगे। एंड बीइंग की मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर भी एक एम्प्लॉय है, इनको भी लोन दिया जा सकता है। क्या इस समझ में आ रहा है? ये पहला कंडीशन हो गया, सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉय, सभी को मिल रहा है इसलिए इनको भी मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये है SR इज पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब लोन देंगे नहीं देंगे डायरेक्टर थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे ना। समझ में आ रहा? दिया जा सकता है लेकिन देंगे नहीं देंगे, हम लोग बोले कि फैसिलिटी है, अब देंगे कि नहीं देंगे ये तो डिसाइड कौन करेगा? मेंबर्स डिसाइड करेंगे, है ना। अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ जी बताओ। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कंपनी एक बैंक ही है, ये कंपनी खुद एक बैंक है, उसका काम ही है लोन देना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसका काम ही है, उसका बिजनेस ही है कि वो लोन देता है। तो अगर वो एक बैंक है तो क्या अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते? दे सकते। लेकिन क्या पता है, एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, इसमें तुमको कंपनी ऐसा खेल सकता है, डायरेक्टर बोलेगा कि देखो मेरा तो कंपनी खुद एक बैंक है तो मैं क्यों लोन नहीं ले सकता, मैं लोन ले सकता हूँ अपने कंपनी से। कंपनी ने बोला हाँ ले सकते हो, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा सब लोगों को हम लोग इंटरेस्ट रेट हाई में देते हैं, नॉर्मल पब्लिक को हम डायरेक्टर है कंपनी का, अपने को 1-2% इंटरेस्ट में अपने को लोन मिल जाएगा। समझ में यार, ऐसा चालाकी करते। तो कंपनी लॉ में क्या बताए? कंपनी लॉ में बताए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, दे दो लोन, दे दो, गिव लोन, गारंटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, सब दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम्हारा कंपनी गारंटी देने वाला कंपनी है या फिर उसका काम ही है गारंटी देना, या फिर तुम्हारा कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कंपनी है तो उसका काम ही है सिक्योरिटी प्रोवाइड, तो दे दो अपने डायरेक्टर को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे दो, गिव लोन प्रोवाइडेड इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, चार्ज इंटरेस्ट शैल नॉट, इंटरेस्ट रेट लिख दो, शैल, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ मज़ा आ जाएगा, शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन द प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ 1-3, समझाऊंगा टेंशन ना लो, 5। सर आप लिखते लिखते न्यूमेरिकल्स में चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। देखो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोजेस्ट टू द लोन टेन्योर लिख देता हूँ, क्लोजेस्ट टू द लोन टेन्योर। अब सुनो, बात ये है कि गवर्नमेंट एक रूल बना देता है, बोले कि अगर तुम एक साल का लोन ले रहे हो, 3 साल का लोन ले रहे हो, 5 साल का लोन ले रहे हो, जो गवर्नमेंट कंपनी अगर लोन देगा ना तुम्हारे ऊपर पकड़ लो 7% का इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 6% का इंटरेस्ट लगाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 4% का इंटरेस्ट लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ ये, ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है ये। तो जो गवर्नमेंट यील्ड है,
इसी के सिमिलर होना चाहिए तुम्हारा इंटरेस्ट रेट। क्या ये समझ में? तुम डायरेक्टर को कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 1 साल का जो इंटरेस्ट लगता है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो इंटरेस्ट रेट लगता है, प्रीवेलिंग यील्ड लगता है, तो उस लोन टेन्योर का, ठीक है, उसी का ही तुमको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। क्या ये समझ में? पकड़ लो, तुमने सुनो अच्छे से, पकड़ लो, गवर्नमेंट यील्ड का लोन टेन्योर 1 ईयर का है, 3 ईयर का है, 5 ईयर का है। तो गवर्नमेंट ने कभी भी 1.5 ईयर का टेन्योर का जो इंटरेस्ट है वो बताया नहीं कि कितना होना चाहिए। तो क्लोजेस्ट बोले ना मैंने, क्लोजेस्ट कौन है? अगर गवर्नमेंट ने 1 का बताया, 3 का बताया, तो 1.5 किसका क्लोजेस्ट है? 1 ईयर का। तो इसका देखो इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। अगर 7% लग रहा है तो उसी 7% को तुमको भी देना है, उसी परसेंट पे इंटरेस्ट रेट पे तुमको देना है लोन टू योर डायरेक्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ चुका है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सी, पॉइंट सी, होली ओन सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी, होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, तो देखो, कंपनी का एक होता है होल्डिंग कंपनी, उसने अगर किसी कंपनी में 100% शेयर अक्वायर कर लिया तो वो वाला कंपनी बन जाता है उसका सब्सिडरी। और नॉर्मल सब्सिडरी इसको हम लोग कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। वैसे तो सब्सिडरी बनाने के लिए 51% तुम स्टेक ले लो, वो सब्सिडरी बन जाता है तुम्हारा, है ना। हाईएस्ट स्टेक तुमने रखा है तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सब्सिडरी, मतलब तुम्हारे अंडर में आ जाएगा वो कंपनी। लेकिन अगर तुम उस कंपनी का पूरा स्टेक ले लो, उसको कहा जाता है होली ओन सब्सिडरी। तो अगर अपना होल्डिंग कंपनी हो जाता है पेरेंट कंपनी, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, एप्पल का कंपनी है, ये एक सब्सिडरी कंपनी, किसका? अल्फाबेट का। अल्फाबेट के अंदर आता है एप्पल, समझ में आ रहा है? तो अल्फाबेट क्या है? होल्डिंग कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट कंपनी, समझ में आ रहा है? अब ये नेसेसरी नहीं है कि किसी कंपनी का पेरेंट होना ही है, कोई कंपनी है जिसका पेरेंट नहीं है, इसका मतलब कि कोई कंपनी है जिसका कोई होल्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई दूसरा कंपनी मेरी कंपनी को होल्ड नहीं कर रहा है, नॉर्मल मेंबर्स लोग शेयर खरीद के बैठे हैं, दूसरा कंपनी होल्ड नहीं कर रहा है, सिंपल चीज, ठीक। तो ये जो होल्डिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट कंपनी की, माँ बाप कहते हैं हम लोग, ठीक है, पेरेंट है ये। और ये जो है ये अपना चाइल्ड है, ये अपना सब्सिडरी है, समझ में आ रहा है? तो अगर अपना पेरेंट अपने बच्चों को लोन देना चाहता है, गारंटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना चाहता है, तो तुम कौन हो रोकने के लिए? ठीक है, तो एक होल्डिंग कंपनी अपने होल्डी ओन सब्सिडरी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी के अंडर आ जाता है, लेकिन इसको सेपरेटली लिखा जाता है कि कोई भी बैंक हो या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, वो लोन दे सकता है टू अपना सब्सिडरी, अपने ही सब्सिडरी को लोन दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो हम लोग ये लोन दे रहे हैं ना सब्सिडरी को जो लोन दिया जा रहा है, ठीक है, ये अपने प्रिंसिपल बिजनेस में लगाएगा वो लोन का पैसा, ऐसा मतलब नॉर्मली ऐसे ही उड़ा नहीं देगा, वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस में लगाना चाहिए। क्या ये याद रख पाओगे तुम? इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? ऐसे लिख देते वैसे तुमको याद दिलवाने के लिए, शेल इन्वेस्ट लोन अमाउंट ओनली इन प्रिंसिपल बिजनेस, ठीक है। ये सेम रहेगा फॉर बोथ, इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सब्सिडी अपने बच्चों को देंगे लेकिन अपने प्रिंसिपल बिजनेस में लगाना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सब नहीं मानेंगे ना तुम, ये वाला सब सेक्शन 3 अगर तुमने फॉलो नहीं किया ना तो कंपनी के ऊपर लगेगा पेनल्टी, कंपनी के ऊपर लगेगा हमारा फाइन 5 लाख से लेकर 25 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर ये LSC होता है, अपने LA के लिखा लाख लिखा है मैंने, लाख नहीं लाख, 5 लाख, समझ में आ रहा है? तो देखो एवरी
ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, जो भी ऑफिसर जिसने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का, ठीक है, और फाइन हो सकता है 5 से 25 लाख तक का। क्या ये समझ में आ रहा? ठीक है। जिस डायरेक्टर, जो रिसिपिएंट है, द डायरेक्टर या फिर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट जिसने लोन लिया है विदाउट फॉलोइंग ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का, और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का, और उसको जो है यह है फाइन, ठीक है ना, और फाइन लग सकता है 5 से 25 लाख, ठीक है, याद रख लियो। और बोथ याद रख लियो, इसका और बोथ है, और बोथ मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसको तो या तो इम्प्रिजनमेंट या तो फाइन, लेकिन जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है, उसको इम्प्रिजनमेंट लग सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट, उसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने के लिए, और फाइन लग सकता है, या फिर दोनों, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ भी लग सकता है जो भी रिसिपिएंट है उसको। क्या ये समझ में आ रहा है? गॉट इट? ठीक है, खत्म तुम्हारा चैप्टर। एक बार देख लेते हैं हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो ये नोट्स लिखवाया है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके जो नोट्स लिखवाया है मैंने, क्या तो ये अगर मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा तो तुमको कोई फ़ायदा आएगा? क्योंकि यार मैंने बहुत गंदा लिखा है, गंदा इन ए सेंस मतलब कोई सेंस नहीं बनता, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ। क्या तुम लोग अपने आप देख के समझ जाओगे कि कहाँ से कौन सा क्या क्या है, ये तुमको समझ में आ जाएगा? बताओ, अगर आ जाएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये वाले नोट्स, ठीक है, एक बार देख लेना, बहुत मज़ेदार है। इसको जूम करके देखना है। सर आपने अच्छे से क्यों नहीं लिखवाया? मेरी मर्जी भाई, मैंने तुमको लिखवाया है सो तो तुम लोग घर में बैठ के मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है, वरना मैं तो सीधा नोट से करवा सकता था तुमको। साथ साथ लिखोगे तो याद रहेगा चीज़ें दोस्तों। क्या समझ में आ रहा है? ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एक बार मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ उस चैप्टर का कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा रखा है दोस्तों। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं पे लिखवाया था मैंने कहीं पे। ये देखो, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर होमवर्क दिया था मैंने, वेकेशन करवा दिया, रजिस्ट्रेशन, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, स्कीम मैनेजर पर्सनल, ये आज कर लिए, मेंबर्स का राइट देख लिए आज, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देख लिए, लोन टू डायरेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, सा कुछ नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले ही कर दिए थे। एक चीज़ है जो तुमको घर में बैठ के करना है, ये भी हो चुका है, वो है तुम्हारा सेक्शन डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट। बहुत बोरिंग टॉपिक है डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, घर में बैठ के पढ़ लेना। डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, हार्डली मतलब अगर बहुत ख़राब नसीब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, अगर 100 लोगों का बलि चढ़ा के तुम जन्म लिए हो तो तुम्हारा नसीब बहुत ख़राब है, तो तब जाके ये आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब ये यहाँ पे समझाने लायक कुछ नहीं है, मतलब ये प्रोसीजर है, एक बार देख लेना है बस। बाकी पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक बहुत बड़ा चैप्टर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स बड़े हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स मैं फटाफट करवा रहा हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लगा के करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स वो तो 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ये बड़े चैप्टर्स जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर गौ माता का दूध पिया है ना तो कमेंट में बोल दो भैया कि मैं प्रेजेंट हूँ सर फॉर द क्लास, ठीक है। ये प्रेजेंट तो तुमको बोलना होता है, वरना दिक्कत हो जाता है ना, हमें भी पता नहीं चलता कौन से स्टूडेंट सीरियस है। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बाय नेम्स। एक लड़की है इशिता, शी कमेंट्स एवरी टाइम, आई फील गुड अबाउट दैट, ठीक है। चलो आज के लिए रखते हैं, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।